told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस का बोर्ड का पेपर। ये जो पेपर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 2020 का मार्च का बोर्ड का पेपर ही है। इस पेपर के सारे सॉल्यूशंस आपको साथ में इसी वीडियो में मिलेंगे, तो ध्यान से इस पेपर को सॉल्व करिए मेरे साथ। तो सेक्शन ए जो रहता है हमारा, वो हर एक क्वेश्चन इसमें एक नंबर के हिसाब से, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा मैच द फॉलोइंग करेक्टली। 2 कॉलम रहते हैं, इसमें आप आसानी से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया भवनाथ फेयर, तो पहले का आंसर रहेगा हमारा जूनागढ़। दूसरा जो है हमारा पदर डांस, उसका आंसर रहेगा सुरेंद्र नगर। तीसरा क्वेश्चन है मालव लेक। मालव लेक कहां पर है? यह है धोलका। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहता है हमारा ट्विन फॉल्स। ये भी काफी आसान रहता है हर एक बच्चे के लिए सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं वो है द इंडियन नेशनल सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया इज हेल्पफुल ओनली इन द फोरकास्ट ऑफ वेदर एंड साइक्लोन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो हमने सैटेलाइट छोड़ा है, नेशनल सैटेलाइट, क्या वो वेदर और साइक्लोन के लिए हमारी हेल्प करता है? जी नहीं, सैटेलाइट्स हमारी बहुत सारी दूसरी फील्ड्स में भी मदद करते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा रॉन्ग, ये आंसर इनकरेक्ट रहेगा। तो दिस इज फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी में, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि लेट अस गेट गुड थॉट्स एंड वाइब्रेशंस फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस इज द मैसेज ऑफ उपनिषद। उपनिषद जो है क्या हमको ये मैसेज देते हैं? जी नहीं, इसका भी ये मैसेज नहीं रहता है। तीसरा क्वेश्चन जो है यानी कि 6th वन, डिफॉरेस्टेशन कैन बी सेड टू बी द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ मैन। डिफॉरेस्टेशन इंसान की प्रोग्रेस का एक कारण है। बिल्कुल सही जी, क्योंकि अगर हम पेड़ नहीं काट रहे हैं तो फिर हमारी प्रोग्रेस भी नहीं हो सकती है। तो पेड़ काट कर ही तो वहां पर हम इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं। तो यहां पर इसका आंसर रॉन्ग नहीं, राइट रहेगा। हाँ, तो ये आंसर हमारा राइट है। दिस इज द ट्रू। अगले क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। इन क्वेश्चंस को हमें शॉर्टली, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्व्स द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन 2 कंट्रीज। जब किन्हीं 2 देशों के बीच में ट्रेड यानी कि व्यापार से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो कौन सॉल्व करता है इसको? बिल्कुल सही, इसको सॉल्व करने का काम होता है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 8वां क्वेश्चन जो है वो है अ मर्चेंट फ्रॉम कोलकाता ऑर्डर्स ओनियंस फ्रॉम कराची, विच टाइप ऑफ ट्रेड सिस्टम इज इट नोन एज। ये जो ट्रेड है, अब भारत का, कलकत्ता का रहने वाला कोई मर्चेंट, कोई व्यापारी जो है वो कराची, पाकिस्तान से अगर प्याज का ऑर्डर देता है, यानी कि वहां से प्याज मंगवाता है, तो इस ट्रेड को हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियस बात है, हम जब दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कराची पाकिस्तान में है, तो इस सिस्टम को बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, यानी कि ITS, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विच ऑर्गेनाइजेशन इन गुजरात इज फंक्शनल इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो गुजरात के अंदर काम करती है? तो इसका आंसर है गेडा, GEDA, गेडा। इसकी फुल फॉर्म भी आप उसी चैप्टर में देख सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर, और कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहां पर काफी इजी कर दिया गया बच्चों के लिए, क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शंस भी साथ में दिए जाते हैं, तो काफी इससे हमको मदद मिल जाती है। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, डैश स्टेट हैज द लीस्ट एरिया अंडर इरिगेशन। सबसे कम एरिया जो है इरिगेशन के अंडर में कौन सी स्टेट के अंदर है? ऑप्शन में है मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो सबसे कम जो इरिगेशन क्षेत्र है वो मिजोरम के पास है। तो हमारा पहला आंसर हमको मिल गया है यहां पर मिजोरम।
11वें क्वेश्चन की बात करें तो डैश इज नॉट मेंशन्ड एज अ वे ऑफ अचीविंग सल्वेशन इन श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो हमारी धार्मिक किताब है, पुस्तक है, उसके अंदर इनमें से किस चीज को साल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति का तरीका नहीं बताया गया है? इनमें से कर्म, भक्ति या योगा। ऑब्वियस बात है, कर्म और भक्ति का तो हमारे भगवद गीता में दिया ही गया है, लेकिन योगा जो है इसके बारे में भगवद गीता में कुछ नहीं दिया गया, तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर। 12th क्वेश्चन की बात करें, इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स, हाउसेज आर इंक्लूडेड इन डैश ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इन सब की बात करें तो इन सबको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन से हिस्से में इसको जोड़ेंगे? कैपिटल में, लेबर में या लैंड में? आपको पता है तीनों ही चीजें जो है ये कैपिटल के अंडर में आती हैं, तो तीसरा आंसर जो है हमारा वो रहेगा कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये आपका दिया गया है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज द गिवन लोगो। ये जो आप लोगो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये लोगो कौन सी इंस्टीट्यूट्स का होता है? ISI, BIS या फिर FPO या फिर ISO दिया गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं मानक पथ प्रदर्शक, ये जो रहता है ये BIS का लोगो रहता है, तो इसका आंसर रहेगा BIS। तो ऐसे जो आपके चैप्टर नंबर 18 या 19 के अंदर आई थिंक ये दिए गए हैं कुछ ऐसे लोगोस, ये आपको पढ़ के जाने, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, भले यहाँ पर लोगो चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से। 14th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं, सरदार पटेल की जो बड़ी सी एक मूर्ति बनाई गई है जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, उसके बगल से कौन सी जो नदी है वो बहती है? तो ये गुजरात में है, तो गुजरात की नदी की बात करें तो सीधा सीधा हमारा आंसर हमें मिल जाता है नर्मदा। तो नर्मदा नदी है इसके पास में। 15वें क्वेश्चन की बात करें, अ गर्ल इज ऑन हर वे अलोन, some persons are with antisocial tendency tries to harass her with the intention of eve teasing. Which the following numbers should the girl dial for help? अब एक बच्ची अपने घर जा रही है अकेली और कुछ असामाजिक तत्व उसको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, उसको टीज कर रहे हैं, तो बच्ची जो है वो क्या करेगी इस केस के अंदर? बच्ची को कौन सा नंबर इनमें से डायल करना चाहिए? नंबर कौन से दिए गए हैं? 108, 181, 118 या फिर 101। तो यहां पर जो लड़की है उसको नंबर डायल करना होगा 181। 181 जो नंबर दिया गया है ये उसको डायल करना होगा, 181, जो कि महिला हेल्पलाइन का नंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, in a classroom a teacher discusses about the steps taken by the government for safety and security of elderly people. Some students gave their opinion. Find out which of the students gave incorrect opinion. अब elderly लोग जो होते हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी के लिए अगर बात करें, सेफ्टी उनकी देखभाल के लिए और सिक्योरिटी के लिए कुछ विचार बच्चों के द्वारा रखे गए हैं क्लासरूम के अंदर। तो अब इनमें से कौन गलत बोल रहा है, यानी कि किसके विचार सही नहीं है, यहां पर ही हमको बताना है। तो पहले जैक क्या बोलता है? जैक बोलता है elderly people are given more interest on the amount deposited by them in the bank or post office. अब जैक ने कहा कि जो वो पोस्ट ऑफिस या बैंक में जो भी डिपॉजिट करते हैं पैसा, उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये जैक का कहना है। तो ऑब्वियसली ये तो ठीक ही बात है मेरे ख्याल से। जिल जो है वो बोलता है ओल्ड एज होम विद ग्रैंड फैसिलिटीज आर ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओल्ड एज होम जो है, वृद्धाश्रम होते हैं, वो खोले जाने चाहिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। डेविड का कहना है कि एल्डरली पीपल आर गिवन पेंशन अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ द सीनियर सिटीजन ऑफ 1899, कि बुजुर्ग लोग जो है नेशनल पॉलिसी जो है सीनियर सिटीजन की, उसके अंतर्गत उनको पेंशन, महीने के कुछ पैसे दिए जाने चाहिए ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। जॉन कहता है मेल एंड फीमेल आर गिवन अप टू 50% डिस्काउंट कंसेशन इन बस, रेलवे और एयर टिकट्स, कि बुजुर्गों को 50% जो है वो मिलना चाहिए डिस्काउंट। तो इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो इन्होंने पूछा है विच स्टूडेंट गेव इनकरेक्ट, कि किसने इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो दिया है। तो
तो इसमें अगर हम बात करें ऊपर के पहले पॉइंट की, तो अगर लोगों को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि अगर व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है तो इससे तो उनको बेनिफिट ही है, तो इस पॉइंट में कोई खराबी नहीं है। दूसरा जो है यहाँ पर जिल कहता है कि ओल्ड एज होम खोले जाने चाहिए, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है भाई, अच्छी बात है, वहाँ पर अच्छी सुविधाएं होगी तो लोग रह सकते हैं। और जो तीसरा डेविड का कहना है कि एल्डरली लोगों को पेंशन दी जानी चाहिए। ठीक है, तो पेंशन देने से होगा क्या उनकी सिक्योरिटी वगैरह या सेफ्टी में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आई थिंक यहाँ पर आंसर आपका जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो डेविड का कहना है वो इनकरेक्ट बताया जा रहा है। ऑल्दो आप देखोगे तो आपको सारे ही पॉइंट सिमिलर जैसे लगेंगे, लेकिन डेविड का कहना जो है वो गलत है। यहाँ पर आगे चलते हैं हम सेकेंड सेक्शन की तरफ, जिसके आंसर्स आपको नीचे मिलेंगे। ऑल्दो इस सोशल साइंस का पेपर जो आप लोग देने वाले हैं अभी, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चैप्टर वाइज, उसका भी मैं एक वीडियो आपको आने वाले कुछ समय में प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हर चैप्टर जो है कितने मार्क्स का आ रहा है और आप कितने चैप्टर्स करके अपना टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। जस्ट फॉर पासिंग की बात करें तो अगर आप 40 मार्क्स अगर 50 में से स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने चैप्टर्स करने चाहिए और कौन कौन से इजी चैप्टर्स हैं जो आप करके 40 मार्क्स का टारगेट जो है अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए। तो यहां पर अगर हम बात करें प्रेजेंटली सेक्शन बी के अंदर जो दिया गया है क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके आंसर्स आपको पीछे मिलेंगे, मैं अभी क्वेश्चंस रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए और आगे आपको इसके आंसर्स भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइब विच कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरिएटेड एंड प्रॉस्परस। ये क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 1 का है और ये ट्राइब्स के बारे में है और इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें मेरे पिछले वीडियो के अंदर सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट चैप्टर के आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क में पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 17th के बाद 18th जो आता है वो है अ मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया फाइंड्स इट्स प्लेस ऑन द न्यू 500 रुपी करेंसी नोट ऑफ इंडिया, गिव इट्स इंट्रोडक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो 500 रुपए का जो नोट रहता है उसके ऊपर हमें नोट के ऊपर एक हमारे मॉन्यूमेंट की फोटो दी गई है। वो फोटो किसकी है वो आपको देखना है और उसका आंसर आपको यहां पर देना है। तो आपको बता दिया जाए कि जो 500 रुपए का नोट है हमारा, उसके ऊपर हमारे लाल किले की तस्वीर है, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के बारे में आपको यहां पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है हमारा इन एन आर द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली। ये शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। प्रमोट सोशल थीम्स थ्रू देयर प्रेजेंटेशन गिवन इंट्रोडक्शन ऑफ इट। तो ये रंगला रंगली से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है ये भी आपको लिखना है। ये भवाई डांस के बारे में बात की जा रही है, ये डांस का नाम है भवाई। तो भवाई वाला जो टॉपिक है वो आई थिंक ये सेकेंड चैप्टर का ही है। तो सेकेंड चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 20th क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट विल यू डू एज अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस क्लीनलीनेस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अ पिकनिक स्पॉट इन योर सिटी और विलेज। अगर आप अपने गांव या शहर में हैं और वहां पर अपनी सफाई और प्रिजर्वेशन ऑफ पिकनिक स्पॉट यानी कि साफ सफाई और पिकनिक स्पॉट्स की देखभाल के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है कि जैसे हम वहां पर प्लास्टिक ना फेंके, इधर उधर हम लोग लिटर ना करें, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखे ना, वेस्ट वहां पर ना फेंके, ये सब चीजें कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्क्राइब द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस ऑफ इंडिया, मेंशन एनी 6। तो भारत की जो 6 पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं उनके नाम हमको देने। तो बहुत सारी प्लेसेस हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारका, जगन्नाथपुरी, ऐसे कितने ही आप पिलग्रिमेज प्लेसेस का नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है डिफाइन अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पक्का याद करना है, आपको ये रिपीट किया जाता है ज्यादातर। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें तो जब हम वाटर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि इरिगेशन के लिए या फिर पावर जनरेट करने के लिए या फिर वाटर जो है हर जगह पर पहुंचाया जाए उसके लिए, तो इसको कहा जाता है, इसके लिए हमें बिल्डअप करना पड़ता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और इसके हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं, इंडस्ट्रीज और जो लोग हैं रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर पानी की सप्लाई पहुँचाना, फिर
जो पानी के स्रोत रहते हैं उनको बढ़ाना, फिर फिशरीज को डेवलप करना, गांव शहरों तक साफ पीने का पानी पहुंचाना, ये सब इसके, इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, ये जहां पर ऑप्शंस दिए गए वहां पर आपको जनरली ऑप्शंस मिलेंगे ही। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर आप फॉरेस्ट को बांटिए, तो यहाँ पर रहता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये आ सकता है आंसर में। दूसरा है मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि वाइल्ड लाइफ जो हमारी है वो क्यों डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसको हम कैसे नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इसके बारे में, जैसे कि हमारा इंटरफेरेंस बढ़ गया है जंगलों के अंदर, फिर हम लोग स्किन, बोन्स और उनके बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मारते हैं, फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं वेरियस रीजंस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, आप कर सकते हैं इसको। 24th क्वेश्चन देखेंगे हम। 24th क्वेश्चन में दिया गया है under different 5-year plans what provisions have been made for the people of scheduled caste and scheduled tribe। scheduled caste और scheduled tribe के जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो जैसे कि हम जानते हैं उनके लिए हॉस्टल्स खोले गए हैं, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले गए हैं, उनके लिए फीस, क्वालिफिकेशन और एज में भी काफ़ी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है उनके लिए किए गए हैं ताकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो आगे बढ़ सके, उनके जो स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। Which remedies would you suggest as a future citizen to overcome the problem of shortage of mineral resource। अब mineral resources की shortage के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में भी, फ्यूचर में हमको मिलता रहे इसके लिए हम क्या करें। इसी के ऑप्शन में यूजेज ऑफ कॉपर, दोनों ही आसान क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो आप ओन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कॉपर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर रीड किया है तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। तो 25th क्वेश्चन की बात करें, अगर हम फ्यूचर में अगर हम मिनरल की शॉर्टेज से लड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहला, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, रिसाइकलिंग कीजिए, मिनरल्स के अल्टरनेटिव यूज़ ढूंढिए, फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ करिए, फिर सस्टेनेबिलिटी को फॉलो कीजिए। तो ऐसा करके आप मिनरल्स को बचा सकते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है ये प्राचीन समय में यूज होता है। इट वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, ये भी याद रखिएगा, कॉपर सबसे पहला मेटल था जिसको इंसानों ने यूज किया था। कॉपर बहुत अच्छे से दूसरे मेटल का मिक्स हो जाता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसको बेल मेटल भी इससे बनता है। तो ऐसे बहुत सारी इसकी क्वालिटीज के यूजेस की बात करें तो इससे बिजली के उपकरण बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसीज के अंदर भी इसका यूज होता है, इवन एक्सप्लोजिव्स और इंसेक्टिसाइड भी इससे बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं अभी। अब ये है हमारा शुगर इंडस्ट्री और दूसरा है यहाँ पर ड्यूरिंग द विजिट टू वेस्ट बंगाल इट वाज नोटिस दैट पीपल एक्सटेंसिवली यूज जूट डोरमैट्स। अब बंगाल के अंदर डोरमैट्स के तौर पे जूट के बने डोरमैट्स, रोप्स और गनी बैग्स का यूज होता है, क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है पीछे, जो हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, इंडिया इंडस्ट्रीज जो है, उसमें हमने देखा था जूट इंडस्ट्री जो है, जूट जो है 80% भारत से प्रोड्यूस होता है भाई, 80% जूट इंडिया से। और खासकर अगर बात करें 80% जूट बंगाल, कलकत्ता यानी कि वहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर डोरमैट्स का यूज होता है। पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो है ये ज्यादातर उन एरियाज में लगाई जाती है जहां पर शुगर केन इजीली अवेलेबल है, क्योंकि शुगर केन को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको स्क्वीज किया जाता है, वरना उसका शुगर कंटेंट, उसके अंदर का वाटर लेवल कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री की तो भारत जो है पहले नंबर पे आता है जूट प्रोडक्शन में, और लगभग हमारे देश का 80% जूट जो है वो अकेला बंगाल प्रोड्यूस करता है, 80% जूट बंगाल से आता है। तो ऑब्वियसली जहां पर जूट ज्यादा होगा वहां पर हुगली नदी है, उसके जूट इंडस्ट्री के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, इसलिए हुगली नदी के किनारे पर ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं और इसीलिए वहां पर जूट का उपयोग ज्यादा किया जाता है। सेक्शन सी की तरफ हम पहुंच चुके हैं। सेक्शन सी जो है वो आपका 24 नंबर का आएगा और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, तो थोड़ा आपको लेंथ भी आंसर की बढ़ानी पड़ेगी यहाँ पर। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपकी रेंज में आ गया। देखिए एक्सप्लेन द टेंपल ऑफ नॉर्थ गुजरात विच हैज बीन कार्व्ड इन इरानियन स्टाइल। तो ये उत्तर गुजरात की एक टेंपल है, ये टेंपल कौन सी है पहले तो आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये
क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ईरानियन स्टाइल में बनाई गई उत्तर गुजरात के अंदर जो टेम्पल है उसका नाम है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सन टेम्पल ऑफ मोढेरा जो कि सोलंकी किंग भीमदेव द्वारा बनाई गई थी, इसके सेंटर में एक जेम स्टड किया गया, यानी कि जेम जड़ा गया एक, और वो जो एंट्रेंस है जो इस साइड में, जब उसको इस प्रकार से बनाया गया, जब पहली किरण सूरज की जब आती है, जब सूरज उगता है तो सीधी किरण उस जेम पे गिरती है और उससे वो जो पूरा अंदर होता है टेंपल के अंदर का हिस्सा पूरा जगमगा उठता है और एक बड़ा ही भव्य दृश्य बन जाता है वहां पर। तो अब आपको पता लग गया होगा हम कौन से टेंपल की बात कर रहे हैं। 27वें क्वेश्चन में आपको 2 मिलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन ओवर के अंदर ऑप्शन में। राइट इन ब्रीफ अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। गुजरात के आर्किटेक्चर के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको गुजरात में पाए जाने वाले टेम्पल्स, स्तूपास, विहारास, इन सब के बारे में लिखना है। मॉस्क कौन कौन सी पाई जाती हैं, जैन टेम्पल्स भी बहुत हैं यहाँ पर, स्टेपवेल्स भी हैं, और इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वैसे टफ नहीं है, अगर आपको पता है, आप गुजरात के रहने वाले हैं और आप यहाँ पर घूमे फिरे हैं काफ़ी, तो आपको सब पता ही होगा इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिव्या's father works in LIC, भव्या's father is a farmer। अब दिव्या के पिता LIC में काम करते हैं, भव्य के पिता फार्मर है। प्रेक्षा's father manufactures sewing machine, प्रेक्षा के पिता जो है वो सिलाई मशीन बनाते हैं। In which sector of economy will you place the father of these 3 girls? इन तीनों को हम कौन से सेक्टर में डालेंगे? तो पहले बात करें कि जो फार्मर है उसको हम समझते हैं कि वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, तो फार्मर जो रहते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और बात करें अगर सिलाई मशीनें, यानी कि एक तरह से इंडस्ट्री हो गई, तो इंडस्ट्री जो होती है वो आती है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और जो भव्या के पिता हैं LIC एजेंट है, तो LIC जो एक सर्विस देती है, वो हम जब LIC खरीदने जाते हैं, पॉलिसी खरीदते हैं, तो वो हमें सामने से कुछ देते नहीं है, दे जस्ट गिव अस सर्विस। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि खेती प्राइमरी में आती है। ये आ जाएगा सेकेंडरी में, क्योंकि मशीनें इंडस्ट्री में बनती है, इंडस्ट्री जो होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। जो सर्विस होती है वो हमको मिलती है LIC के द्वारा, तो ये है हमारा सर्विस सेक्टर। तो तीनों का बहुत ही आसानी से इसको, अगर आपने ये ध्यान से क्वेश्चन टॉपिक को पढ़ा है तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 अगर आपको नहीं आ रहा है ये पहला टॉपिक जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी टॉपिक अगर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा सेक्टर किसको अपने अंदर इंक्लूड करता है, तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी परेशानी आएगी। तो इसके ऑप्शन में आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देने हैं ऑफ अ सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार का इंटरफेरेंस जिस सिस्टम में नहीं होता है उसके बारे में हमको फायदे और नुकसान बताने, तो ये क्वेश्चन तो भाई इसका भी बाप है। तो आई थिंक 28 क्वेश्चन जो है ऊपर वाला ऑप्शन में यही करना बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप दूसरे क्वेश्चन की भी बात करें तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा ये मार्केट सिस्टम की बात की जा रही है। मार्केट सिस्टम के बारे में लिखना है आपको, मार्केट सिस्टम के फायदे और नुकसान दोनों ही आपको यहाँ पर लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं अभी। डिफाइन द टर्म्स, यहाँ पर 3 टर्म्स दिए भाई, इनको डिफाइन करना है आपको। पहला है सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स जो एक या 2 जगहों पे पूरी दुनिया में, यानी कि बहुत ही कम रेयर होता है, जो उसको सॉलिटरी रिसोर्सेज बोलते हैं। रिसोर्स आपको पता है कि हम हर चीज के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो चीजें काम आती हैं उनको रिसोर्स बोलते हैं भाई। सोइल इरोजन, मिट्टी का जो अपर लेयर होता है, ऊपरी जो परत होती है, जब हवा पानी के साथ वो बह जाती है तो उसको सोइल इरोजन कहा जाता है। तो ये काफी इजी था ये क्वेश्चन तो 29 वाला। अब आगे बात करें अगर हम 30th क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी देखिएगा कि सिमिलर क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाले हैं इसी प्रकार के, तो बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको रिपीट होंगे एग्जाम के अंदर भी। तो पहले दिया गया है आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन पिक्चर द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये एक प्राचीन कॉलेज है भारत का, एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। अब इसको पिक्चर को देख के बताइए और बताइए भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिखनी है आपको। तो अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ रही है तो आपको पता होगा ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये बिहार के अंदर थी और इसमें 7 बड़े हॉल्स थे, 300 कमरे थे, स्पेशल मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी यहाँ पर, और बहुत सारी विलेजेस जो थी वो डोनेट कर दी गई थी ताकि इस यूनिवर्सिटी को चलाया जा सके। फिर इसके टीचिंग मेथड और बाकी सब डिटेल्स आपको इसमें लिखनी है। ये लगभग 5th या 4th चैप्टर का क्वेश्चन है जहाँ पर 3-4 यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। गिव योर सजेशन सो दैट पीस एंड हार्मनी कैन बी मेंटेन्ड अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिविंग इन इंडिया।
तो ये क्वेश्चन भी जनरल क्वेश्चन है भाई, आप सब लोग 10th में हैं तो आपके भी विचार तो अब हो गई ना देश के बारे में। अब भारत के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर समय समय पर लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। तो हम बच्चों ऐसा क्या करें कि हम आपस में शांति और एकदम समृद्धि से, एकदम प्यार से रह सकें। इसके लिए सजेशन देने आपको तो क्या करने चाहिए, जो भी लोग ऐसी चीज़ों को फैलाते हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें एजुकेटेड लोगों को एजुकेट करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ लिख कर ये समझ सकें कि भाई लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हमें सेकुलरिज्म का मैसेज, टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस का मैसेज सब तक पहुंचाना चाहिए कि भाई कोई भी धर्म लड़ने को नहीं कहता है, हमें सब शांति से रहना। तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। आप सोच कर इस क्वेश्चन को 5-7 मिनट 10 मिनट दीजिएगा तो ये 3 नंबर आपके पक्के हैं। 32nd क्वेश्चन जो है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और में, यानी कि इन दोनों में से आपको एक ही करना है। पहला क्वेश्चन है प्राइस राइज इज बेनिफिशियल एज वेल एज हिंड्रेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका 18th चैप्टर का। तो प्राइस राइज जो है वो फायदेमंद भी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट भी है। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। तो प्राइस राइज जो है अगर वो मॉडरेट और एक सिस्टमेटिक वे में होता रहे तो बहुत फायदेमंद रहता है। इससे बहुत फायदा रहता है, परचेज पावर बढ़ती है, डेवलपमेंट होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। लेकिन अगर ये सडनली बढ़ता रहे बिना किसी प्रॉपर स्टेबिलिटी के या बिना किसी कंसिस्टेंसी के बढ़ता रहे ये, तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिससे चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। आम आदमी का जीवन जो है वो बहुत मुश्किल में चला जाता है। मिडिल क्लास लोग और पुअर लोग जो है चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत ही नुकसान होता है। 32nd क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया, मिस्टर लोबो परचेज अ टीवी ऑफ ब्रांडेड कंपनी फ्रॉम फेमस शॉप। द टीवी डेवलप्ड अ फॉल्ट ड्यूरिंग द गारंटी पीरियड. He didn't get a satisfactory reply when complaint was lodged to the company. What suggestion would you give to Mr. Lobo in this situation? अब एक टीवी खरीदा गया, अब टीवी खरीदा गया, कंपनी का थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो गया, कंप्लेंट की गई लेकिन जवाब नहीं मिला, तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए और वहाँ पर आपको कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप पीछे जो मैं देता हूँ उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियस बात है, कंज्यूमर फोरम जो खुले हैं वहीं पर जाकर आपको अपनी कंप्लेंट लिखानी होगी। इवन आप कंज्यूमर हेल्पलाइन रहती है जो 1800-233-0222, ये गुजरात का हेल्पलाइन जो है, उस पर भी आप कॉल करके सपोर्ट मांग सकते हैं, या फिर नेशनल हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप सपोर्ट मांग सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप जो पीछे आंसर्स में ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, आउट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 में से, शायद 16 में से, शायद ये 16 या 17 चैप्टर है, 16 आई थिंक। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में लिखना है और इसके फायदे और नुकसान भी लिखने हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है आपको पता ही है कि जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिड्यूस कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो थी रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया गया है और एनकरेजमेंट दी गई ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करने की किसी भी जगह पर। तो इसको इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ये दोनों ही आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इंडिया स्टैंड्स अमंग द कंट्रीज विद मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आपने HDI तो देखा ही होगा, उसमें भारत की जो पोजीशन है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। अब क्या किया जाना चाहिए कि इंडिया को हम हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्रीज में शुमार कर दें, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में डालना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को सुधार सकें। तो ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चन खत्म हुए। इस बार याद रखिएगा, आपको इंटरनल ऑप्शंस मिलेंगे लेकिन जनरल ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, जबकि पिछले साल के जो पेपर थे उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस दिए गए होते थे, तो उसमें से आपको नंबर ऑफ सम्स ऑप्शन दिए जाते थे भी 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से आपको 8 करने हैं। लेकिन अब क्या किया इन्होंने, ऑप्शन दिया है भी 32 क्वेश्चन 2 दिए गए हैं, उसमें से 1 आपको सॉल्व करना है। सेक्शन डी में आ गए हम अभी, और यहाँ पर हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क का रहेगा। एवरी क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर देना है, जो कि बहुत ही बड़े क्वेश्चंस आपको लिखने पड़ेंगे। इस सेक्शन को बहुत ध्यान से आपको फोकस करना है, वरना आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। इसमें कम से कम डिटेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि मैक्सिमम इसमें लिख कर आएँ। तो वास्तुशास्त्र चैप्टर नंबर 5 है शायद ये,
तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वास्तुशास्त्र के बारे में लिखना है, या फिर केमिस्ट्री जो केमिकल साइंस है हमारी, केमिस्ट्री जो है उसके बारे में लिखना है। तो ये एक ही चैप्टर में से आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो याद रखिएगा 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने ही वाला है। वास्तुशास्त्र हो गया, या केमिस्ट्री के बारे में होगा, या फिर मेडिकल एंड सर्जरी के बारे में हो गया, या इवन इस चैप्टर में से आपको आर्यभट्ट के बारे में आ सकता है कि आर्यभट्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सब क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन द पिक्चर मेजर फूड ग्रेन ऑफ इंडिया इज ग्रोन शोन आइडेंटिफाइड गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रॉप। यहाँ पर आपको क्रॉप देखनी है, भाई कौन सी क्रॉप है। यहाँ पर 36 नंबर में पहली बात तो यहाँ पर आपको क्रॉप को पहले तो पहचानना है। तो ये क्रॉप जो आप देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पर पानी, इस पानी वाली फील्ड के अंदर पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आप गेहूं की बात करें, मेन फूड ग्रेन आ गई। तो फूड ग्रेन, मेजर फूड ग्रेन का मतलब मुख्य खाना। तो मुख्य खाना तो भारत का अगर हम बात करें, या तो गेहूं है या फिर चावल है। तो यहाँ पर ये पौधे लगा रहे हैं। गेहूं का हम कभी पौधा नहीं लगाते, बीज लगाते हैं। तो यहाँ पर ये पौधे लगाए जाए, तो सीधा सीधा हमें पता लग गया कि यहाँ पर क्या उगाया जा रहा है, पैडी, यानी कि चावल उगाया जा रहा है। तो चावल के बारे में आपको लिखना है, पूरी डिटेल बतानी है कि कैसे उगाया जाता है, उसकी फेवरेबल कंडीशन, स्टेट्स जहां जहां उगता है वो सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 37 जो है यहाँ पर दिया गया है, पॉवर्टी इन इंडिया इज मोर डीप रूटेड इन रूरल एरियाज एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। गरीबी जो है गांव में ज्यादा है शहरों से, इसका कारण क्या है? ये भी जनरल क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये चैप्टर नंबर 17 है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर जो है उसमें से है। तो काफी इजी है भी क्वेश्चन, अपने आप कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको इसमें नहीं करना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिक्रीज थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर एक्सप्लेन। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चैप्टर एक ही है, दोनों का टॉपिक भी लगभग एक जैसा ही है, आप दोनों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। एक्सप्लेन द रीजन फॉर मोर डिमांड ऑफ लेबर इन इंडिया एंड द मेजर टू प्रिवेंट इट। अब भारत के अंदर डिमांड चाइल्ड लेबर की ज्यादा है, ये भी चैप्टर नंबर 19 लगभग है। ये 19 में से आपको देखना है, 19 और 20 है ये। तो ये चाइल्ड लेबर के बारे में है। चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी, तो इसकी डिमांड भारत में ज़्यादा है, क्यों और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपनी लैंग्वेज में आपको इसको सॉल्व आउट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, जो कि है हमारा मैप। तो मैप जो है उसमें पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी गई है जिसका नाम है एतिरुनगरम। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। दूसरा है रीजन ग्रोइंग मिलेट, मिलेट कहाँ उगाया जाता है। फिर एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का नाम के साथ हमको बताना है भी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कहाँ पर है, नाम भी चाहिए इसका, आपको ये भी याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है भारत का सबसे लंबा रेल रूट, जिसको हम विवेक एक्सप्रेस भी कहते हैं, जिसमें हमें बीच में एक जंक्शन भी बताना है। तो ये क्वेश्चन आप पीछे देखिएगा। तो चलिए आंसर्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सो ये सारे आंसर्स सेक्शन बी के पहले आपके सामने हैं। तो आंसर्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगे। यू कैन इवन लर्न इट ऑन योर ओन ऑल्सो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हाँ, एक सजेशन रहेगा कि टेक्स्ट बुक जरूर फॉलो कीजिएगा, डोंट गो विद द डाइजेस्ट और कंपेनियंस। उसमें आपको आंसर्स जो है काफ़ी लेंदी और ज़्यादा बड़े दिए जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ आपको टेक्सचुअल जो है टेक्स्ट बुक के अंदर जो है, टेक्सचुअल नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर जो रीडिंग है वहीं से आपको करनी है, ना कि डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट में आप रेफर जरूर कर सकते हैं थोड़ा बहुत देखने के लिए क्वेश्चंस को, लेकिन नहीं। देखिए कितने बड़े बड़े आंसर हैं, रेड फोर्ट के बारे में कितना ज़्यादा दिया गया है। तो आप जनरल टेक्स्ट बुक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू लर्न। ये क्वेश्चन नंबर 19 रंगला रंगली यानी कि भवाई डांस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो देख लीजिए, और 20 नंबर 21, 22, 23 सारे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आसान आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर।